हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 5th, और वो है अपना मृदा अभिक्रिया सॉइल रिएक्शन। इसके अंदर मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं मृदा अभिक्रिया पर कोलाइडी नियंत्रण या मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण, यानी कि किसी भी मृदा के अंदर जो अभिक्रिया होती है उसकी अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता के बारे में जो जानकारी अपन को प्राप्त होती है, उस मृदा की अम्लता, क्षारता, उदासीनता को कोलाइड किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और इसके दो बिंदुओं के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूं। अब बात करेंगे अपन मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण टॉपिक के अंदर तीसरा बिंदु, और वो है अपना अधिशोषित भस्मों की प्रकृति या अधिशोषित भस्मों के प्रकार। अब ये किस प्रकार से प्रभावित इसको करते हैं, इसके बारे में ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। तो देखो, सोडियम संतृप्त मृदा का पीएच, यानी जिस मृदा के ऊपर सोडियम धनायन अधिशोषित है उसे बोलेंगे अपन क्या, सोडियम संतृप्त मृदा। जिस मृदा के अंदर कोलाइडों पर कौन सा आवेश अधिशोषित है, सोडियम आवेश अधिशोषित है, उसे बोलते हैं सोडियम संतृप्त मृदा। तो इसका पीएच कैल्शियम व मैग्नीशियम से संतृप्त मृदाओं के पीएच से अधिक होता है। का पीएच कैल्शियम व मैग्नीशियम से संतृप्त मृदा के पीएच से अधिक होता है, पीएच से अधिक होता है। यानी कि ध्यान रखना है, सोडियम संतृप्त मृदा यानी कि जैसे ऐसे मृदा जिसके अंदर कोलाइडों के ऊपर सोडियम आयन अधिशोषित है, उसके पीएच का जो मान होगा ना, वो मृदा के ऊपर कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन अधिशोषित है उस मृदा के पीएच से ज्यादा होगा। यानी कि सोडियम वाली मृदा का पीएच ज्यादा होगा और कैल्शियम मैग्नीशियम वाली मृदा का पीएच क्या होगा, कम होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति 90 है, यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति 90 हो, तो प्रतिशत बेस संतृप्ति 90 हो और यहाँ पर और लगाएंगे, और कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा सोडियम का अनुपात, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम का अनुपात यदि एक समय 10:3:1:1 तथा दूसरे समय 5:1:1:9 है, तो पहले में पीएच निश्चित रूप से कम होगा। तो पहले में पीएच निश्चित रूप से
कम होगा, पीएच निश्चित रूप से क्या होगा, कम होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सुनो इसका मतलब क्या है, एक बार मैं आपको विस्तार से वापस बता दूं कि मृदा अभिक्रिया अर्थात मृदा का पीएच मान कम होगा, ज़्यादा होगा, अर्थात मृदा अम्लीय होगी, क्षारीय होगी या उदासीन होगी। ये चीज़ मृदा में उपस्थित कोलाइडों पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कोलाइडों पर निर्भर करती है। अब इन कोलाइडों के ऊपर कौन से भस्म अधिशोषित हो रहे हैं, कौन से भस्म यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भस्म का मतलब होता है धनायन, यानी कि किसी कोलाइडी कण के ऊपर कौन से प्रकार के भस्म जुड़े हुए हैं, कौन से प्रकार के धनायन जुड़े हुए हैं, ये कोलाइड और इन पर जुड़े हुए भस्म के प्रकार ये उस मृदा अभिक्रिया को अर्थात मृदा की अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बता दिया है कि सोडियम संतृप्त मृदा यानी ऐसी मृदा जिसके कोलाइडी कणों पर सोडियम अधिशोषित है, ठीक है। और एक होती है कैल्शियम मैग्नीशियम संतृप्त मृदा, यानी कि ऐसी मृदा जिसके कोलाइडी कणों के ऊपर कैल्शियम व मैग्नीशियम जुड़े हुए हैं, अधिशोषित हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार की मृदा है। एक तो वो है जिसके कोलाइडी कणों के ऊपर सोडियम अधिशोषित है और एक वो है जिसके कोलाइडी कणों के ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम अधिशोषित है। तो यहाँ पर यह बोला जाता है कि जिसके ऊपर सोडियम अधिशोषित है अर्थात सोडियम संतृप्त जो मृदा होती है उसका पीएच हमेशा कैल्शियम व मैग्नीशियम संतृप्त मृदा के पीएच से क्या होगा, अधिक होगा। यानी जहां सोडियम ज्यादा होगा वहां पीएच ज्यादा होगा, जहां सोडियम कम होगा वहां पीएच क्या होगा, कम होगा। जैसे उदाहरण के रूप में यहां पर दिया है कि मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्ति तो 90 है, ये तो फिक्स है, ठीक है। यानी कि यदि प्रतिशत बेस संतृप्ति 90 हो और मृदा के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का अनुपात एक समय में 10:3:1:1 है तथा दूसरे समय में 5:1:1:9 है, तो पहले पीएच में निश्चित रूप से कम होगा। पहले वाला जो पीएच होगा यानी कि ये वाला जो पीएच होगा, एक समय वाला पीएच, ये हमेशा कम होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो आप लोगों को मैंने अभी ऊपर क्या बताया कि सोडियम जहां पर ज्यादा होगा वहां पर मृदा का पीएच ज्यादा होगा और सोडियम जहां पर कम होगा वहां मृदा का पीएच भी कम होगा। अब आप लोगों को ये चार दिए हुए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम, देखो सोडियम कहाँ आ रहा है, लास्ट में, मतलब सोडियम का अनुपात यहाँ पर कितना है, 1 है और सोडियम का अनुपात यहाँ पर कितना है, 9 है। तो बताओ सोडियम कहाँ पर ज्यादा है? सोडियम ज्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 9 अनुपात में सोडियम है और यहाँ पर 1 अनुपात में सोडियम है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बताया था, जहां सोडियम ज्यादा होगा वहां पीएच मान ज्यादा होगा और जहां सोडियम कम होगा वहां पीएच कम होगा। यानी इस वाली कंडीशन में पीएच कम होगा और इस वाली कंडीशन में पीएच ज्यादा होगा। तो वो सिंपल सी बात है, मृदा के कोलाइडी कणों के ऊपर उपस्थित जो अधिशोषित भस्म होते हैं, यानी वो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, तो ये जो भस्म होते हैं ये भी आपके क्या करते हैं, कोलाइड के अंदर या मृदा के अंदर इस मृदा अभिक्रिया को अम्लता, क्षारीयता, उदासीनता को प्रभावित करते हैं। तो ये 3 कारक हैं। पहला था प्रतिशत बेस संतृप्ति, दूसरा है दूसरा है मिशेल की प्रकृति और तीसरा है अधिशोषित भस्म का प्रकार। ये 3 कारक हैं जो मृदा अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं अपन, और वो है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, ठीक है। तो ये कोलाइडी नियंत्रण वाला टॉपिक अपना यहीं पर समाप्त हो चुका है। इसके बाद आता है मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन यानी मृदा के पीएच में मुख्यतः परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से मृदा का पीएच बदलता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे।
ठीक है। तो मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, मृदा पीएच में जो परिवर्तन लाते हैं उन कारकों की अपन बात करें तो मृदा पीएच में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यतः 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। कितने कारक होते हैं भाई? 2 कारक। एक तो वो कारक जो अम्ल उत्पन्न करते हैं अर्थात अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरे वो होते हैं जो क्षार उत्पन्न करते हैं यानी कि क्षार उत्पादन कारक। तो ये 2 कारक होते हैं जो मृदा में पीएच में मुख्य रूप से परिवर्तन लाते हैं, अम्ल उत्पादक कारक और क्षार उत्पादक कारक, या उसको भस्म उत्पादक कारक भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर बात करें कि मृदा पीएच में परिवर्तन लाने के लिए 2 कारक, मुख्यतः 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। अब इन 2 कारकों में कौन कौन सा आएगा भाई? पहला होता है अम्ल उत्पादक कारक और दूसरा होता है क्षार बोलेंगे, या फिर क्षार को अपन ने भस्म में भी बोला था, आप लोगों को पता है, तो इसको अपन भस्म उत्पादक कारक भी बोलेंगे। तो यहाँ पर 2 कारक हैं जो क्या करते हैं, जो आपके इस मृदा पीएच में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब एक एक के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ अम्ल उत्पादक कारक के बारे में। अम्ल उत्पादक कारक के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो देखो भाई, अम्ल उत्पादक कारक की मैं बात करें तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा है कि मृदा के अंदर अम्ल उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इसके बारे में चर्चा करें तो मृदा के अंदर अम्ल उत्पादन करने में जिम्मेदार होता है एक तो आपका कार्बनिक पदार्थ। आप लोगों ने देखा है कि जो कार्बनिक पदार्थ आप लोग मृदा के अंदर मिलाते हैं, उसके विच्छेदन से, उसके विघटन से CO2 बनती है, और CO2 जब जल के अंदर घुलती है तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है। तो ध्यान रखें भाई कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से अम्लों का निर्माण होता है, और कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से 2 प्रकार के अम्ल बनते हैं, कार्बनिक अम्ल भी बनते हैं और अकार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। 2 प्रकार के अम्ल जो है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से बनते हैं। जैसे कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से कार्बनिक अम्ल कैसे बनता है, तो आप लोगों को पता है कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से CO2 उत्पन्न होती है, और ये जो CO2 होती है ना भाई, ये CO2 जल के साथ घुलकर कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देती है, जो मृदा को अम्लीय बना देता है। ठीक है ना। तो अम्ल उत्पादक कारकों में सबसे पहले कारक की अपन बात करें तो इसमें आता है कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। दोनों प्रकार के अम्ल बनेंगे भाई, कार्बनिक अम्ल भी बनेंगे, अकार्बनिक अम्ल भी यहाँ पर बनते हैं। इनके विच्छेदन से उत्पन्न
CO2 इनके विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है। क्या बनाती है? कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है, जिसके फलस्वरूप अब देखो कार्बनिक अम्ल बना है, मृदा के अंदर कार्बनिक अम्ल बन चुका है, तो इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। पीएच बनाती है, जिसके फलस्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। मृदा का पीएच मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक सिंपल सी बात तो बता दी कि भाई जो कार्बनिक पदार्थ, चाहे वो गोबर की खाद के रूप में मिला रहे हो, चाहे कोई सी भी खाद के रूप में, कंपोस्ट खाद के रूप में आप लोग मिला रहे हो, तो वो कार्बनिक पदार्थ विच्छेदन की प्रक्रिया में कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनाते हैं। इनके विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल H2CO3 बनाती है, और इसके फलस्वरूप जब मृदा के अंदर अम्ल बना है तो यहाँ पर पीएच मान में क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करेंगे अपन कि और कौन से अम्ल उत्पादक कारक होते हैं जो मृदा के पीएच को प्रभावित करेंगे, तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से CO2 के परिणाम स्वरूप या CO2 की पानी से क्रिया के फलस्वरूप कार्बनिक अम्ल तो बन गया, परंतु इसके साथ ही कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से अकार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अकार्बनिक अम्ल भी बनते हैं। और ये अकार्बनिक अम्ल भी क्या करते हैं? ये भी आपके मृदा पीएच को कम कर देते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4 HNO3 आदि भी H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि ये जो H2SO4 है, HNO3 जो बने हैं मृदा के अंदर, ये भी क्या करते हैं? ये भी आपके H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये अम्ल कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर सामान्य से प्रबल अम्लीय दशा के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल व HNO3 सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरक जैसे कि सल्फर, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, इनसे ये बनते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, उत्पन्न करते हैं ये अम्ल, यानी ये अम्ल बने कहाँ से उसके बारे में चर्चा करें तो देखो, ये अम्ल सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरक जैसे सल्फर, एवं अमोनियम सल्फेट, सल्फर एवं अमोनियम सल्फेट के विच्छेदन से बनते हैं।
विच्छेदन से बनते हैं और कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर प्रबल अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो ये जो कार्बनिक अम्ल यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि आपका H2SO4 हुआ, आपका HNO3 हुआ, ये जो अम्ल होते हैं ये अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। और ये अम्ल बने कैसे भाई? तो ये बनते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा उर्वरकों जैसे सल्फर, अमोनियम सल्फेट, इनके विच्छेदन से ये अम्ल बनते हैं। और ये कार्बनिक अम्लों के साथ मिलकर अम्लीय स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बात करें। तो नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों का निक्षारण हो जाता है। देखो, नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों का निक्षालन हो जाता है, निक्षालन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भी मृदा अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो इस प्रकार से मृदा के पीएच में परिवर्तन के लिए जो अम्ल उत्पादक कारक होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। किस प्रकार से जिम्मेदार होते हैं वो मैंने आपको इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से समझा दिया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद अपन बात करेंगे भस्म उत्पादक कारक के बारे में, तो ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखें अच्छे से और समझने का प्रयास करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय विद्यार्थियों।